गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो है एक न्यू चैप्टर से बात करेंगे, दैट इज़ कंटूर सर्वे। इसको कंटूरिंग भी बोलते हैं या इसको कंटूर सर्वे बोल सकते हो। ये आपका चैप्टर नंबर 11 होगा, ठीक है। दिस इज चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11। टोटल हमको 12 चैप्टर लगभग पढ़ने हैं। ये आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंटूरिंग, ठीक है। दिस इज कंटूरिंग। कंटूर सर्वे के बारे में हमको यहाँ पे बात करना है। देखिए, कंटूर का ज़्यादातर यूज जैसे आपके नेचुरल फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ज़्यादातर कंटूर का यूज करते हैं, जैसे माउंटेन, वैली, पॉन्ड, मतलब जो ज़्यादातर नेचुरल जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग क्या है कंटूरिंग करते हैं ज़्यादातर। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो जो नेचुरल हमारे फीचर्स हैं, जो नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब उनके बारे में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करना है। अब कंटूर होता क्या है? कंटूर होता है सेम लाइन ऑफ एलिवेशन। कंटूर का मतलब ये होता है कि अगर हम सेम आरएल, देखिए ध्यान रखिएगा, सेम आरएल या सेम एलिवेशन, सपोज दैट ये मेरा ग्राउंड मतलब किसी पॉइंट से इस हाइट पे कोई मेरे पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, फिर दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, इस तरीके से वो ग्राउंड से सब समान हाइट पे हैं, ठीक। किसी का आरएल 120 है, दूसरे का भी 120 है, तीसरे का भी 120 है, सबको ज्वाइन कर दो तो इसे बोलते हैं कंटूर। तो सेम लाइन ऑफ एलिवेशन, ध्यान रखिएगा एलिवेशन की बात होती है, ठीक है। तो उनकी हाइट को ज्वाइन करने वाले, मतलब इनके अगर पॉइंट्स हैं, जैसे ये कई सारे पॉइंट्स हो जाएंगे इनको, तो इनको ज्वाइन करने के बाद में जो आपका बनेगा स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं कंटूर। तो सेम लाइन ऑफ एलिवेशन इज कॉल्ड अ कंटूर, इसे बोला जाता है कंटूर। तो ध्यान रखिएगा इसमें एलिवेशन आता है। और अब हम लोग डील करेंगे यहाँ पे कंटूर होता क्या है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डील करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं, दैट इज सबसे पहले अगर मैं बात करूं दैट इज कंटूर्स के बारे में हमको लिखना है, ठीक है। चल, तो कंटूर्स आर यूज्ड, दैट इज कंटूर आर यूज्ड, कंटूर्स आर यूज्ड बाय इंजीनियर, by engineers in various या variety of, in various ways, in variety of way, बहुत सारे तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चल, क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। पहले इसके थोड़ा सा यूजेस समझ लेते हैं। ये टॉपिक पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है। प्लेन टेबल हो, कंटूरिंग हो, थियोडोलाइट हो, ये सब आपके थ्योरेटिकल बनते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंटूर, with the help of contour, with the help of contour, map, ठीक है, map, with the help of comma map, ठीक है, एक मिनट, map, with the help of contour map, ठीक है, map, with the help of map, okay, चल, with the help of map, comma, proper and precise, proper and precise, proper and precise location of engineering works, that is precise location of engineering works such as roads, canal, such as roads, comma canals, etc. तो यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि आपको विद द हेल्प ऑफ कंटूर और मैप प्रॉपर एंड प्रिसाइज लोकेशन ऑफ इंजीनियरिंग वर्क सच एज रोड और कैनाल के बारे में हम लोग बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटूर। नेक्स्ट पॉइंट है इन द लोकेशन ऑफ वाटर सप्लाई, इन लोकेशन
इन लोकेशन ऑफ वाटर सप्लाई, लोकेशन ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन and to solve the problem, to solve the problem, solve the problem of stream pollution, stream pollution जो नदियों में प्रदूषण हो जाता है तो उसके बारे में। तो इससे हम लोग वाटर की जो वाटर सप्लाई है उसके बारे में बता सकते हैं, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीम पोल्यूशन। स्ट्रीम पोल्यूशन का मतलब नदियों में जो पोल्यूशन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, थर्ड पॉइंट है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ऑफ डैम, ऑफ डैम कॉमा रिजर्वायर, रिजर्वायर्स, ठीक है। एक्विडक्ट्स, एक्विडक्ट तो आपने इरिगेशन में पढ़ा होगा ना, एक्विडक्ट्स, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना कि ऊपर आपकी कैनाल जाती है, नीचे रिवर जाती है तो उसे एक्विडक्ट बोलते हैं। इसका उल्टा सुपर पासेज होता है, रिवर ऊपर आ जाती है, कैनाल नीचे चली जाती है। तो वहाँ पे भी हमको जो है ना आरएल पता होना चाहिए कि ये एक्विडक्ट का आरएल कितना होना चाहिए नीचे का, तो वहाँ पे भी कंटूर बनते हैं, ठीक है। चल तो ये सब जानकारी मिल जाती है। ट्रांसमिशन लाइन, जो भी बिजली की लाइंस होती हैं, ट्रांसमिशन लाइंस एटसेट्रा, ये सारा काम यहाँ पे होता है। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज क्या करना होता है, टू सेलेक्ट साइट फॉर न्यू इंडस्ट्रियल, इसके लिए भी कंटूर यूज कर सकते हो। क्या फ़ायदा होता है, टू सेलेक्ट, हमको अगर कंटूर पता है तो उससे ये जानकारी आपको मिल सकती है, रिजर्वायर के बारे में, एक्विडक्ट के बारे में, इंडस्ट्रियल एरिया है क्या है, उसके आपके एलिवेशन से ही, उसके आरएल से, उसके कंटूर से ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मान लिया कि आरएल इस तरीके से निकल के आ रहा है कि उसमें माउंटेन की वैल्यू, मतलब माउंटेन पता चल रहा है, हो सकता है ग्राउंड प्लेन हो तो इंडस्ट्री लगाना आसान होगा, ठीक, हो सकता है कुछ ऐसे, मतलब आपको कंटूर देख के आरएल से पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका कौन सा चीज़ लगा सकते हो, डैम बना सकते हो कि नहीं, हो सकता है माउंटेन इलाका हो तो डैम बना सकते हो, रिजर्वायर भी बना सकते हो सकता है कि आपका प्लेन, मतलब जो आरएल्स है वो प्लेन है तो हो सकता है कि आपका वहाँ पे इंडस्ट्रियल लग जाए। तो कंटूर मैप देख करके हम लोग डिसाइड करेंगे क्या वहाँ पे बनाया जा सकता है। क्लियर है। टू सेलेक्ट साइट्स फॉर न्यू इंडस्ट्री, न्यू इंडस्ट्री, तो यहाँ पे जो है ना टू सेलेक्ट साइट फॉर न्यू इंडस्ट्री। क्लियर है। तो नई साइट्स जहाँ पे नई इंडस्ट्री लगाना होता है तो वहाँ पे हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट है टू एसर्टेन, टू एसर्टेन, टू एसर्टेन द इंटरविजिबिलिटी, इंटरविजिबिलिटी, द इंटरविजिबिलिटी ऑफ स्टेशंस, ये कोशिश करना चाहिए कि आपको स्टेशन आसानी से दिखाई पड़ जाए, तो ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कंटूर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। आप इतना नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कंटूर क्या होता है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। दैट इज कंटूर, ठीक है, दैट इज नेक्स्ट हेडिंग इज कंटूर। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमको कुछ जानकारी हो जानी चाहिए कि एक्चुअल में कंटूर होते क्या हैं, ठीक है। तो कंटूर मैंने बताया था सेम लाइन ऑफ एलिवेशन होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं। अ कंटूर में बी
a contour may be defined as an imaginary line, contour is defined as an imaginary line passing through this is passing through पॉइंट्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा पासिंग थ्रू, एक तो यहाँ पे ध्यान रखना है इमेजिनरी लाइन होती हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, इक्वल बोल दो सेम बोल दो, पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, या ब्रैकेट में लिख सकते हो सेम एलिवेशन, ठीक है। सेम एलिवेशन बोलो या इक्वल एलिवेशन बोलो, मतलब उनके आरएल समान होंगे, ठीक है। तो ये जानकारी आपको बता दी मैंने, दिस इज इक्वल, अंडरलाइन कर लो इक्वल एलिवेशन, दैट्स क्लियर। इक्वल एलिवेशन 10 कंटूर लाइन्स ऑन 10 कंटूर लाइन्स ऑन अ प्लान, कंटूर लाइन्स ऑन अ प्लान illustrates या व्याख्यान करता है, that is illustrate the conformation of the ground। ये आपको ग्राउंड की सिचुएशन बता देगा कि माउंटेन है, वैली है, तो वो आपको पता चलेगा कंटूर लाइंस। तो 10 कंटूर लाइंस ऑन अ प्लान इलस्ट्रेट, व्याख्यान करती हैं, व्याख्या करती हैं, उनको प्रदर्शित करती हैं, उनके बारे में जानकारी देती हैं। द कन्फॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड कैसा है आपका, माउंटेन है, वैली है, पॉन्ड है, झील है, क्या है, सब बता देगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इसमें सबसे खास बात क्या है, इक्वल एलिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो निकल के आता है, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, दैट इज अ कंटूर लाइन में आल्सो बी डिफाइंड एज, और करके लिख दीजिएगा डेफिनेशन, अ कंटूर लाइन में आल्सो बी डिफाइंड एज इंटरसेक्शन ऑफ, दोनों डिफिनेशन एग्जाम में पूछ सकता है, इंटरसेक्शन ऑफ लेवल सरफेस, ठीक है। लेवल सरफेस समझते हो, समान होता है। इंटरसेक्शन ऑफ लेवल सरफेस विथ द surface of the earth, with the surface of the earth, when the contours are okay, that's clear, when the contours are drawn अंडर वाटर, अगर मान लें अंडर वाटर आप हो, कहीं पे लेक में हो, नीचे समुद्र के नीचे है, अंडर वाटर, दे आर टर्म्ड एज सबमरीन कंटूर, सबमरीन का मतलब होता है समुद्र, सबमरीन कंटूर्स, ये जानकारी आपको दे दी। तो एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ डिफिनेशन को, एक बार अच्छे से पढ़ लो। कंटूर लाइन में आल्सो भी डिफाइंड एज इंटरसेक्शन ऑफ द लेवल सरफेस, लेवल सरफेस जानते हो, ये होता है लेवल सरफेस, लेवल सरफेस का इंटरसेक्शन होता है, इनको ज्वाइन कर। देखो ये अर्थ हो गई, मान लिया अर्थ का ये सेंटर हो गया, ये पॉइंट की दूरी समान होगी, ये पॉइंट की भी दूरी समान होगी, इस पॉइंट की भी दूरी समान होगी, इस पॉइंट की दूरी समान होगी, तो ये आपका लेवल सरफेस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लेवल सरफेस,
दिस इज कॉल्ड लेवल सरफेस। अब आप जानते हो ना, ये लेवल सरफेस आपको मिल गए ये पॉइंट्स, फिर एक काम करो इनको ज्वाइन कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेवल सरफेस के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वो आपको एक इमेजिनरी कंटूर को बताएंगे। तो सेम लाइन ऑफ लेवल सरफेस क्या होता है कि अर्थ के सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस होती है वो समान होती है, कितना होती है, समान होती है, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी। तो इस तरीके से दोनों डिफिनीशन हो सकती है। कल कोई ऐसे भी डिफिनीशन बना देगा कि द डिफाइंड एज इंटरसेक्शन ऑफ लेवल सरफेस विद द हेल्प ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आप ध्यान रखिएगा, सरफेस के अर्थ के जो सरफेस से इसके ऊपर एक और लाइन आप बना दो, मान लेते हैं इसके ऊपर और एक बना देते हैं, ये आपका एक अर्थ का सरफेस हो गया, ये अर्थ का मान लेते हैं, या मैं डायग्राम को थोड़ा सा इसको रफ करके दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, चल आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास में मान लिया सपोज दैट अर्थ है इस तरीके से, दिस इज अर्थ का सेंटर कहीं यहाँ पे है, दैट इज ओ। अच्छा ये है आपका लेवल सरफेस, लेवल सरफेस, इससे हर पॉइंट देखिए लेवल सरफेस से हर पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी, लगभग बराबर होगी इस तरीके से। तो ये सेम लाइन ऑफ एलिवेशन हो जाएगा आपका, अर्थ से सेंटर से भी समान दूरी पे आएगा, तो ये भी एक तरीके से आपका कंटूर हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है, दैट इज कंटूर इंटरवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंटूर इंटरवल। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी एक एक डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में देखिए पूरे तरीके से थ्योरेटिकल है, अगर आप आज का क्लास समझ जाओगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल तो है ही नहीं, ये सब क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल जाते हैं। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं अगर आपको जानकारी है तो समझ लो ये जीएस जैसे ही होते हैं, जिस प्रकार से आप जीएस पढ़ते हो सेम वैसे भी यहाँ पे भी कहानी आपकी रहती है, ठीक है। चल अब बात करेंगे कंटूर इंटरवल की, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट डिफिनीशन पे आते हैं, दैट इज कंटूर इंटरवल क्या होता है। एक एक डिफिनीशन इसकी इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज कंटूर इंटरवल। देखिए कंटूर इंटरवल क्या होता है, दो कंटूर के बीच का जो डिफरेंस होता है, एक का मान लिया कंटूर 100 जो आरएल है कंटूर का, सेम लाइन ऑफ एलिवेशन जोन के 120 है मान लिया, दूसरे वाले का 110 है, ठीक। तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 120 माइनस 110 करोगे तो 10 का इंटरवल आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे आरएल को ज्वाइन करके हम लोग कंटूर लाइंस बनाते हैं। एग्जाम्पल अभी बताएंगे, सारे डायग्राम बनाएंगे, माउंटेन वैली सबको देखेंगे, ठीक है। चल द वर्टिकल डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा कंटूर इंटरवल होता क्या है। कंटूर, पहली बात कंटूर हम बनाते क्या है, वर्टिकल लाइंस का जो एलिवेशन होता है उनको बात करते हैं, तो उन्हीं का जो डिफरेंस होगा, जो हाइट में डिफरेंस होगा, वही आपका कंटूर इंटरवल हो जाएगा। क्लियर है। चल द वर्टिकल डिस्टेंस between consecutive, that is vertical distance between consecutive मतलब लगातार, consecutive contours is termed as contour is termed as that is कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल क्या कहलाएगा, दैट इज कंटूर इंटरवल, ठीक है। इट इज डिजायरेबल टू हैव, दूसरा पॉइंट है, इट इज, कोशिश ये रहती है डिजायरेबल, मेरी मतलब इस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि इसका जो कंटूर इंटरवल हो वो समान हो। इट इज डिजायरेबल टू हैव constant contour interval
कंटूर इंटरवल थ्रू आउट द मैप, कोशिश ये रहती है थ्रू आउट द मैप, ठीक है। कोशिश ये रहती है कि हमारा जो इंटरवल है, जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, मान लिया कोई आपका इस तरीके से माउंटेन है, ठीक है, ये पहाड़ी है कोई, इस पॉइंट का आरएल कुछ और होगा, इस पॉइंट का कुछ और होगा, नीचे प्रोजेक्ट करते हैं, इन पॉइंट्स का कुछ और होगा, इसको नीचे प्रोजेक्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस पॉइंट का कुछ और होगा, ठीक है, ऐसे आप इसको ज्वाइन करोगे, सपोज दैट कि ये 120 पे है, सपोज दैट ये 110 पे है, ये हो सकता है 100 पे हो। ये आरएल मैं बता रहा हूँ ग्राउंड से इनकी हाइट है, ठीक है। माउंटेन का मतलब जो ये नीचे वाला सिरा है ना, ये ग्राउंड से मतलब आपका मीन सी लेवल से इसका जो आरएल है, दिस इज़ आरएल, दिस इज़ आरएल, दिस इज़ आरएल, ठीक है। ये हो सकता है 130 हो, ठीक है, दिस इज़ आरएल। तो दोनों का अगर आप डिफरेंस देखना चाहोगे तो 100 और 110 का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, इनके बीच में डिफरेंस जो आएगा 10 का, इसके बीच में 10 का, सबके बीच में डिफरेंस किसका है, 10 का है, ठीक है। चल, तो इन पॉइंट्स जो पहाड़ी के, जैसे ये पहाड़ी है, पहाड़ी के चारों ओर जो पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट पे जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सेम एलिवेशन पे हैं, तो इनको ज्वाइन कर दो, इसके पेरीफेरी पे एक लाइन इमेजिनरी ज्वाइन करोगे तो वो कंटूर कहलाएगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इनके पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो इसका कंटूर कुछ इस तरीके से कंटूर बन जाएगा, ठीक। वैसे दूसरे लाइन का ज्वाइन करोगे तो इस तरीके से दूसरे का भी कंटूर बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। वैसे आप तीसरे का ज्वाइन करोगे तो तीसरे का कुछ इस तरीके से कंटूर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहाड़ी का कंटूर बनता है। तो जो सबसे ज़्यादा वाला हाइट वाला होगा वो बीच में रहेगा, ठीक है। 130 आरएल वाला तो ये जो है 130 वाला ये रहेगा, फिर ये वाला 110 रहेगा, ठीक है। सबसे नीचे वाला जो है, सॉरी 120 वाला भी था, यहाँ पे मैंने ये बनाया नहीं, 130 नहीं, 120 वाला है, फिर 110 वाला रहेगा, फिर 100 वाला रहेगा। तो जिसका आरएल सबसे कम होगा उसका पहाड़ी के केस में सबसे बाहर रहेगा, और जिसका आरएल सबसे ज़्यादा होगा उसका कंटूर कहाँ रहेगा, बीचों बीच में रहेगा। तो एग्ज़ाम में अगर आता भी है तो सबसे अच्छा बना लो, आपको आंसर वहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं कंटूर के इंटरवल, दिस इज़ कॉल्ड कंटूर इंटरवल। तो आप देख सकते हो मैंने इनके वर्टिकल डिस्टेंस को कंसीडर किया है, इसके एलिवेशन को कंसीडर किया है, ना कि इनके हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि ये कितनी दूरी पे आपस में है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बात हो रही है वो आपके वर्टिकल पॉइंट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, स्केल ऑफ द मैप। नेक्स्ट हेडिंग बना दो स्केल ऑफ द मैप, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं दैट इज़, नेक्स्ट हेडिंग बना दो दैट इज स्केल ऑफ द मैप। एक एक डिफिनीशन इंपॉर्टेंट, बहुत ही आराम से मैं लिख रहा हूँ और सारी चीज़ें समझा भी रहा हूँ। आपको प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं, ठीक है। चल, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्केल ऑफ द मैप। कंटूर इंटरवल इज, स्केल यहाँ पे क्या रखते हैं ज़्यादातर, जो कंटूर का इंटरवल होता है दैट इज कंटूर इंटरवल। कंटूर इंटरवल is inversely proportional to the scale of the map। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ द मैप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि कंटूर इंटरवल जैसे ये 10 है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये 10 है तो इसका उल्टा कर दो, ये रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब 1/10 इसका जो हो जाएगा वो स्केल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्केल। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देता हूँ, दैट इज स्केल ऑफ द मैप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज कंटूर इंटरवल। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि अगर मान लिया कंटूर इंटरवल आपका बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस है, मान लिया इसका पॉइंट 130 है, ये मान लिया 200 है, मतलब बहुत ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस आना लग जाए, मतलब 100 का डिफरेंस आ रहा, 100 मीटर का, 200 मीटर का, 500 मीटर का, इस तरीके का अगर डिफरेंस है तो आपको स्केल मान लिया ये डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इसको आपको छोटा मानना पड़ेगा।
ठीक है, तो स्केल आपको छोटा मानना पड़ेगा। और मान लिया कि आपका कंटूर इंटरवल जो है ना बहुत कम कम आ रहा है, बहुत कम कम का मतलब 130 है, फिर 120 है, 130 के बाद 125 है, 128 है, इस तरीके के अगर रहते हैं तो कंटूर इंटरवल अगर बहुत कम आएगा उनके बीच में तो आपका स्केल क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। स्केल आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कंटूर इंटरवल फॉर टोपोग्राफिक मैप्स के लिए कितना लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर टोपोग्राफिकल मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स, फॉर टोपोग्राफिकल मतलब जो नेचुरल फीचर्स होते हैं, कंटूर इंटरवल इज इक्वल टू, कंटूर इंटरवल इज इक्वल टू दैट इज 25 अपॉन नंबर ऑफ सेंटीमीटर, नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर, पर किलोमीटर, और ऊपर मीटर में रहता है। तो इस तरीके से इसको कंटूर इंटरवल की बात करते हैं। तो 20 नेचुरल फीचर्स की बात कर रहे हैं, 25 अपॉन नंबर ऑफ सेंटीमीटर पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं उसको मान के चलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पस ऑफ द मैप। तो नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ पर्पस ऑफ द, ये सारी चीज़ें जो मैं लिखा रहा हूँ ये फैक्टर्स एक तरीके के हैं कि जो भी आपका कंटूर है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कंटूर किस पे डिपेंड करता है, तो वो स्केल ऑफ द मैप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंटूर इंटरवल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ पर्पस ऑफ द मैप, किस पर्पस के लिए आप मैप यूज़ कर रहे हो, ये सब मेंस में थ्योरी में पूछे गए हैं। कंटूर इंटरवल क्या होता है, ठीक है, स्केल क्या होता है, ये सारे बातें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दैट इज़, नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज़ थर्ड पॉइंट जो भी हो, पर्पस ऑफ, दैट इज पर्पस ऑफ द मैप, पर्पस ऑफ द मैप। ठीक है, कंटूर इंटरवल इज केप्ट लार्ज, कंटूर इंटरवल, कंटूर इंटरवल इज केप्ट लार्ज, केप्ट लार्ज, कंटूर के जो इंटरवल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाता है, उनके बीच में गैपिंग थोड़ा सा अप टू 2 मीटर, अप टू 2 मीटर, लगभग 2 मीटर के आसपास इसका कंटूर इंटरवल रखा जाता है। फॉर द प्रोजेक्ट सच दैट, फॉर द प्रोजेक्ट्स सच दैट, कैसे प्रोजेक्ट होने चाहिए, सच दैट, अब देखो हर प्रोजेक्ट के हिसाब से अपना आपको चेंज रखना पड़ेगा। प्रोजेक्ट सच दैट, जैसे एज हाईवे एंड रेलवे, सच एज दैट रेलवेज, दैट इज हाईवेज एंड रेलवेज, हाईवेज एंड रेलवेज, हाईवेज एंड रेलवेज, whereas it is, whereas it is, whereas it is kept as small, kept as small। अभी समझाता हूँ क्या ज़्यादा रखा जा रहा है, क्यों कम रखा जाए, सब समझ में आ जाए। kept as small as 0.5 for 0.5 meter for measurement, for measurement of earthwork, for earthwork, building sites, जो बिल्डिंग्स होती हैं आपकी, बिल्डिंग साइट्स, डैम एटसेट्रा। अब देखो क्या होता है, अगर मान लिया रेलवे है और मान लिया आपका हाईवे है, तो हाईवे में क्या है कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। अच्छा, मान लिया 200 किलोमीटर का हाईवे है, रेलवे में मान लिया 400 किलोमीटर का ट्रैक है, तो वहाँ पे अगर आपने जो इंटरवल है, कंटूर का जो इंटरवल है, अगर आपने छोटा रखा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा मेज़रमेंट करने में। इसलिए उसको कंटूर के इंटरवल को थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं ताकि हमारा टाइम क्या लगे, कम लगे। जो अर्थ वर्क होता है, जैसे डैम बनना है तो मिट्टी खुदाई करना है, वहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर ही नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा 1 किलोमीटर मैक्सिमम जाएगा।
तो इस हिसाब से जिसमें ज़्यादा लेंदी वर्क हो उसमें कंटूर इंटरवल को बढ़ा दो, और जिसमें छोटी सी डिस्टेंस को कवर करना हो उसमें कंटूर इंटरवल को कम कर दो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। नेक्स्ट है दैट इज नेचर ऑफ द कंट्री। फोर्थ वन इज द नेचर ऑफ द, नेक्स्ट हेडिंग है कंटूर का जो इंटरवल है इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, दैट इज़ किस पर्पज़ के लिए आप कर रहे हो। दूसरी बात नेचर ऑफ द कंट्री क्या है, तो जो कंटूर इंटरवल है इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। पहला तो एक स्केल पे हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पर्पज़ ऑफ द मैप हो जाएगा, तीसरा जो है ये। तो एग्ज़ाम में पूछा है कि जो कंटूर इंटरवल होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पर्पज़ ऑफ द मैप पे, नेचर ऑफ द ग्राउंड पे, स्केल ऑफ द मैप पे। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको दे दी। ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस मेंस में है। कंटूर इंटरवल वेरीज, कंटूर इंटरवल वेरीज विथ contour interval varies with the topography of the area it is large for steep grounds and small for flat ground, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या, सपोज दैट से फ्लैट ग्राउंड का मतलब जैसे ऐसे समझ लो, जैसे कोई पहाड़ है इस तरीके से फ्लैट है, थोड़ा सा ऊपर देखो, तो लगभग इनके जो आरएल होंगे ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं आएगा। देखो इसका आरएल मान ले 100 है तो इसका लगभग मान ले 102 आएगा, इसका 103 आएगा, 104 आएगा, मतलब वही 100 फिर से इधर आ जाएगा 100 दैट इज़ 2, फिर ये 100। तो इनका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फ्लैट ग्राउंड है तो उनके आरएल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो वही लिखा गया है कि जो कंटूर का इंटरवल है वो आपका स्मॉल जो फ्लैट ग्राउंड होगा उनमें डिफरेंस देखो 102 और इसके बीच का डिफरेंस मान लिया कि इसको 100 है, ये 101 मान लो, इसको 102 मान लो, और इधर से 100 है, ये भी 101 मान लो। इस तरह एक का डिफरेंस आएगा, इसमें एक का डिफरेंस, इसमें भी एक का डिफरेंस, तो बहुत कम डिफरेंस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो इसके आरएल में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसकी हाइट कुछ और है, 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 थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा रहेगा। तो मान लीजिए ये 100 है, 110 है, 120 है, 130 है, तो इनका डिफरेंस 10 आएगा। लेकिन अगर फ्लैट ग्राउंड होगा तो उनके फ्लैट ग्राउंड में डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए स्टीप के लिए कंटूर का जो इंटरवल होता है वो थोड़ा सा हाई रखा जाता है, और जो आपका फ्लैट ग्राउंड होगा उसका जो कंटूर इंटरवल होता है वो कम होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़रूर एग्जाम में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं लिखवाता हूँ, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट है टाइम। कंटूर इंटरवल इज केप्ट लार्ज व्हेन द टाइम इज लेस। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देता हूँ, दैट इज यहीं पे मैं मेंशन कर देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है कि आपके पास टाइम कैसा है, आपके पास पैसा कितना है। टाइम और फंड भी डिपेंड कर जाता है कि मान लिया कि आपके पास टाइम कम है तो आप क्या करोगे कि कंटूर का जो इंटरवल है उसको आपको क्या कर देना होगा, हाई कर देना होगा, लार्ज कर देना होगा। ठीक है, तो जब कंटूर का इंटरवल आप लार्ज कर दोगे तो आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे मेंस के पॉइंट हैं और प्री के भी हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है दैट इज टाइम। जो भी हो, फोर्थ वन इज टाइम। ठीक है, चलो टाइम। कंटूर इंटरवल इज केप्ट लार्ज, कंटूर इंटरवल is kept
contour interval is kept large when time is less, when time is less, जब आपके पास टाइम क्या हो, लेस हो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है फंड्स, दैट इज फंड्स। पैसे की बात, पैसा कम है, जल्दी काम कराना है, तो देयर इज द कंटूर इंटरवल इज केप्ट लार्ज, कंटूर इंटरवल is kept large, contour interval is kept large when funds are short, पैसा आपके पास कम बचा है तो काम जल्दी कराते हो आप लोग, एंड लिमिटेड, तो ये मेंस के हिसाब से मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया। नेचर ऑफ द ग्राउंड कैसा है, स्केल आप क्या मान रहे हो, नेचर ऑफ द कंट्री क्या है, ये सारे पॉइंट, पर्पस ऑफ द मैप क्या है, नेचर ऑफ द कंट्री क्या है, टाइम है, फंड है, स्केल है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मेंस में पूछा गया 10 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कशन है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, उसको देखते हैं। तो ये तो फैक्टर्स थे, ये आपका जो कंटूर इंटरवल है ये यहाँ पे लिख देना था, कंटूर इंटरवल के इट डिपेंड्स अपॉन, तो कंटूर इंटरवल डिपेंड्स अपॉन, ये हेडिंग बना देना, डिपेंड्स अपॉन। यहाँ पे कहीं पे स्पेस अगर आपके पास हो तो एक हेडिंग बना देना, जब आप यहाँ पे लिख रहे थे तो कंटूर इंटरवल के एक आप हेडिंग बना देना, उसके बाद में लिखना स्टार्ट करना, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्केल हो जाएगा, सारे पॉइंट्स मैंने लिखा दिए, पर्पज़ ऑफ द, मतलब हमारा किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, नेचर ऑफ द कंट्री क्या होगा, टाइम कितना है, फंड, ये 5 पॉइंट लिख दोगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, हेडिंग बना दो, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। जैसे अभी वर्टिकल इक्विवेलेंट पढ़े थे तो वैसे ये हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between consecutive contours, is termed as horizontal equivalent, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन जो होगा उसे बोलेंगे आपका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। दूसरा पॉइंट, ये कांस्टेंट कैसे हो सकता है, अगर सपोज दैट ये आपका कोई माउंटेन था तो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट के बाद बीच का जैसे ये डिस्टेंस है, ये कम होता जाएगा, ये कम होता जाएगा इस तरीके से, तो क्या ये डिस्टेंस आपकी आपस में बराबर हो पाएगी? नहीं, कहीं यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा और कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे कुछ और कम, तो ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। हो सकता है ये 100 हो, ये हो सकता है 80 हो, ये हो सकता है आपका 70 रह गया हो, ये 60 हो, कुछ भी हो सकता है, तो आप बता नहीं सकते कि ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। चल, तो दिस इज द पॉइंट, इट इज़ नॉट कांस्टेंट वैल्यू, इट इज़ नॉट अ constant, that is it is not a constant
it is not constant value, it is not a constant value, and varies from point to point, and varies from point to point वेरी कर रही, देख सकते हो इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे अलग है, सब पॉइंट का अलग अलग हिसाब किताब है, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ये H1 है, इनके बीच में ये H2 है, ये देखो अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो सब में क्या है, डिफरेंस है। फ्रॉम वेरियस पॉइंट, दैट इज इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू एंड वेरीज पॉइंट टू पॉइंट डिपेंडिंग अपॉन द दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द, किस पे डिपेंड करता है, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द स्टीफनेस, डिपेंडिंग अपॉन द स्टीफनेस का मतलब है ग्राउंड कितना स्टीफ है, कितना आपका स्लोपी है। अगर ये बहुत, एक तो ग्राउंड मैंने ऐसे बना, देखो ये ऐसे बना दिया तो ये थोड़ा सा कम स्टीफ है, और एक ग्राउंड कुछ ऐसे बना, ये ज़्यादा स्टीफ है, तो दिस इज़ लेस स्टीफ, इसे जेंटल स्लोप बोलते हैं, दिस इज़ जेंटल, दिस इज स्टीप। तो ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है वो जितना ज़्यादा होगा, देखो जिसका ज़्यादा एंगल होगा वो ज़्यादा स्टीप होता है, और जिसका एंगल बहुत कम होता है उसे आपको जेंटल स्लोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेंटल स्लोप। तो वही बात आ रहा है, स्टीफनेस ऑफ द ग्राउंड, स्टीफनेस ऑफ द ग्राउंड, स्टीफनेस ऑफ द ग्राउंड, इस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। स्टीपर द ग्राउंड अगला पॉइंट है, स्टीपर द पॉइंट। देखिए जितना ज़्यादा, देखो जितना ज़्यादा इसके बीच में स्टीपर होगा ना, जैसे ये बहुत ज़्यादा स्टीपर बना दोगे तो इनके बीच का गैपिंग आप देख सकते हो, ये बहुत आपका इस तरह, और मान ली बहुत ही ज़्यादा जेंटल है तब भी आपको पता चल जाएगा। तो ये कह रहा है कि द स्टीपर द ग्राउंड, इसका सबसे अच्छा आप डायग्राम बनाओ, सारे आंसर आपको खुद ही निकल जाएंगे। स्टीपर द ग्राउंड लेसर द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, लेसर द हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, लेसर द हॉरिजॉन्टल। देख भी सकते हो, एक ग्राउंड में ये बनाता हूँ, देखो दोनों को मैं समझा देता हूँ। एक स्टीपर बना रहा हूँ, देखो स्टीपर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो सपोज दैट इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, सपोज दैट ये 100 है, अगले वाली की देखोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 90 आ जाएगा, अगले वाले का देखोगे तो 80 आ जाएगा, अगले वाले का देखो 70 आ जाएगा, इनके बीच के डिस्टेंस। तो इन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो 70 फिर 80, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। और एक में ये तो है आपका स्टीप स्लोप, दूसरा मैं बना रहा हूँ जैसे सपोज दैट ये फ्लैट ग्राउंड थोड़ा सा बना रहा हूँ, ठीक। तो आप क्या देखोगे, इनके पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस सपोज दैट ये 100 है, मान लेते हैं 100 मीटर है। दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनका बीच में डिस्टेंस घटना शुरू हो जाएगा, ये आप देखोगे 70 आएगी, फिर और ऊपर जाओगे तो हो सकता है 40 ही बचे, फिर और ऊपर जाओगे तो ये डिस्टेंस हो सकता है 20 ही आपस में बचे इनके बीच में, ठीक है, 20, 40, 70। तो इनमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है ना, इनके बीच में देखोगे 20 का है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का जो गैप है ना, ये इनके बीच का जो गैप है आपस में, ये 40 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर इसका 20 है, तो इनका जो गैपिंग है बीच में वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, यहाँ पे थोड़ा कम रहेगा। तो ये फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इनके बीच का जो स्पेसिंग है ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो ये हो जाता है आपका जेंटल स्लोप, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है थीटा बड़ा कम रहेगा। यहाँ पे थीटा देखोगे ये मान ले 70 डिग्री है, यहाँ पे हो सकता है 30 डिग्री है। तो हॉरिजॉन्टल से जितना हॉरिजॉन्टल से एंगल ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो ग्राउंड होगा वो स्टीप होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से एंगल मान ले 5 डिग्री तो जेंटल स्लोप है, 5, 10 डिग्री, 15 डिग्री तक जेंटल होता है। जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री बढ़ता चला जाता है तो आपका स्टीप स्लोप में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज कंटूर ग्रेडियंट। This is contour gradient. A line लाई करती है, एक लाइन है जो कि lying on the ground,
अ लाइन लाइंग ऑन द ग्राउंड सरफेस, ऐसी लाइन जो लाई करती है, बिछी हुई है किसके ऊपर, ग्राउंड सरफेस ऊपर। जैसे ये लाइन हो जाए, इसका ग्राउंड सरफेस जैसे मान लिया है, तो इसका ग्राउंड का ये जो सरफेस है ना, ये ग्राउंड का सरफेस की पॉइंट की बात करें, ये ग्राउंड का सरफेस है, ठीक है। तो इट इज़ अ लाइन लाइंग ऑन द ग्राउंड सरफेस थ्रू आउट, that is throughout, clear, and maintaining a constant and maintaining a constant inclination, constant inclination to the horizontal, अगर हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लिनेशन है अगर वो समान होता है, इज टर्म्ड एज कंटूर ग्रेडियंट, इज टर्म्ड एज कंटूर ग्रेडियंट, ठीक। तो देखो होता क्या है, अ लाइन लाइंग ऑन द ग्राउंड सरफेस थ्रू आउट एंड मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंक्लिनेशन टू हॉरिजॉन्टल इज टर्म्ड एज कंटूर ग्रेडियंट। इसका मतलब समझो क्या होता है। देखो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी एंगल ये बनाएगा, जैसे सपोज दैट मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल आपका मान लिया, देखो जैसे सपोज दैट ये कोई माउंटेन है इस तरीके से, ठीक, और इन पॉइंट्स के सरफेस पे ये पॉइंट्स है, कोई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, कहीं यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा, इस तरीके से पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक। अब ये कह रहा है उसी हिसाब से आपको कंटूर का ग्रेडियंट बनाना है। अ लाइन लाइंग ऑन द ग्राउंड, कहाँ पे लाई करेगी, ग्राउंड पे, सरफेस पे, थ्रू आउट द मेंटेनिंग द कांस्टेंट इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल। तो 3D डायग्राम तो यहाँ पे बन नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी डायग्राम है 2 डायमेंशनल है। तो जो भी हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल बनेगा, जैसे ये पॉइंट है तो इसका जो भी एंगल हो, इसका जो भी एंगल होगा, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो एंगल बनाएगा इसी को बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड, ये थीटा है इस पॉइंट का, ऐसे सबका होगा। तो जैसे कोई पहाड़ी है ना, तो पहाड़ी के चारों ओर जो भी आपकी कंटूर लाइन है, वो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगी उसी को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटूर ग्रेडियंट। देखिए ग्रेडियंट का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो tan थीटा अगर मेरे को निकालना है तो देखो कैसे निकलेगा, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए आपको, और ये कंटूर का इंटरवल होगा, तो दिस इज कॉल्ड कंटूर का इंटरवल, दिस इज कॉल्ड कंटूर इंटरवल, ठीक। और जो भी ये डिस्टेंस आएगी आपस में निकल के, क्लियर, जो भी आपस में जो डिस्टेंस निकल के आएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, सपोज दैट आपका ये भी जो है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो, तो इनका निकाल लोगे tan थीटा करके, क्या निकल जाएगा, दैट इज tan थीटा इज परपेंडिकुलर कंटूर का इंटरवल डिवाइड बाई कंटूर इंटरवल डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो यहाँ से निकल जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स इज टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक। इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ध्यान रखिएगा, ये गलती से मार्क हुआ था थोड़ा सा, इसको हटा दीजिएगा। तो ये जो कंटूर है, एक कंटूर ये होगा, जैसे आपको अगर मैं बना के दिखाऊं, सपोज दैट इस तरीके से है, तो ये पॉइंट्स का एक कंटूर मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका कंटूर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और बहुत सारे कंटूर आप बना सकते हो, इसके बीच में भी बना सकते हो। तो ये जो गैपिंग आपका निकल के आता है, ये तो कंटूर इंटरवल होता है। ये जो डिस्टेंसेज आप देखते हो, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट के, ये पॉइंट और ये पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। वो गलती से मार्क हो गया था इनके बीच, हालांकि ये वाला और ये वाला तो सेम ही हो जाएगा, ये नहीं हो जाए। आपको ये और इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगी, ये कहलाएगी कंटूर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ये और इस पॉइंट के बीच में जो बीच की डिस्टेंस होगी, ये कहलाएगी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो वो गलती से लिख गया था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स, जो लगातार एक के बाद एक आता है, इस कंटूर के बाद में ये कंटूर आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है एक्स है, ये एक्स है। ऐसा हो सकता है अलग अलग हो, एक्स कोई ज़रूरी नहीं कि वो सेम ही हो, अलग अलग होता है ज़्यादातर। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक। ये वर्टिकल जो डिस्टेंस देखते हो ये होती है आपकी कंटूर का इंटरवल होता है। तो दोनों में थोड़ा सा मैंने वो पूरा कंसीडर कर लिया था, तो कोई परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली में आपका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्लियर है। चल अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ तो जो भी इसके पास में इसका जो भी ग्रेडियंट है वो आपको लोकेटेड बाय क्लिनोमीटर। द ग्रेडियंट कैन बी लोकेटेड बाय, यहाँ पे लिख लो अगला पॉइंट, ग्रेडियंट कैन बी लोकेटेड बाय क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर क्या बताता है? एंगल बताता है वर्टिकल से। दूसरा थियोडोलाइट। ये सारे मेथड आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। क्लिनोमीटर भी हमको वर्टिकल से एंगल बताता है, कोई लाइन कितना इंक्लाइंड है वो बताता है, थियोडोलाइट आपको एंगल बताता है। तो इनकी मदद से आप यहाँ पे निकाल लोगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर। चल जितनी मैं डिफिनीशन लिखा रहा हूँ एक एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए तो आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी। नेक्स्ट डिफिनीशन पे आते हैं, ग्रेड कंटूर क्या होता है। नाम में लिखा है ग्रेड। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेड के बारे में, बात करते हैं किसके बारे में? ग्रेड कंटूर। तो जो ग्रेड आपका कंटूर होता है, इसमें आपका जो भी लाइन ज्वाइन करोगे ग्रेडियंट की, उनके एलिवेशन सेम होने चाहिए। जो भी एंगल्स हैं ग्रेडियंट हैं सेम ग्रेडियंट को ज्वाइन करने से बनती है ग्रेड कंटूर। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट रीडिंग पे आ जाते हैं, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है अपना, दैट इज ग्रेड कंटूर्स। तो नेक्स्ट रीडिंग बना दो, दैट इज ग्रेड कंटूर्स। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेड कंटूर्स तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रेड कंटूर्स। ये सारी डिफिनीशन मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आपको सीधे एग्जाम में क्वेश्चन ही मिलेगा इससे। एक बार अच्छे से क्लियर कर लो, समझ लो क्या कह रहा है, फिर तो आप निकाल ही ले जाओगे। इसीलिए मैं डायग्राम से भी सारी चीज़ें को बता रहा हूँ, ठीक है। तो द लाइन हैविंग इक्वल ग्रेडियंट, द लाइन हैविंग इक्वल gradient, the line having equal gradient along slope, along a slope are called grade contour, ग्रेड कंटूर्स, ठीक है, ग्रेड कंटूर्स। नेक्स्ट पॉइंट है द डिफरेंस। तो ध्यान रखिएगा, जो इक्वल ग्रेडियंट को ज्वाइन कर दोगे उसे बोलते हैं ग्रेड। आप उसमें भी तो पढ़ते होगे, जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करते थे हाईवे में, वहाँ पे भी तो ग्रेड का टर्म यूज होता है। तो ग्रेड का मतलब होता है कि किसी भी हाईवे में इतना ग्रेड 1/33, तो वो ग्रेड का मतलब सेम हम लोग प्रोवाइड करते हैं ग्रेडियंट रोड के अंदर, ठीक है। चल, द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ
द डिफरेंस इन एलिवेशन up to the difference of elevation up to points of grade contour to points of grade contours divided by the distance between them का मतलब उन्हीं दो कंटूर्स के बीच में is always constant gradient, तो द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ ग्रेड, अभी आपको बताया था, जैसे सपोज दैट एग्जांपल ले लो, इस तरीके से माउंटेन है, ठीक, इसका कुछ RL होगा, इसका कुछ RL होगा, इस पॉइंट का कुछ RL होगा, सपोज दैट 100 है, 110 है मीटर है, ठीक है, और ये 120 मीटर है, इस तरीके से दे रखा है, ठीक। इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कुछ ना कुछ होगी, तो ये आप निकालोगे, ये थीटा सेम निकल के आएगा थीटा। तो सपोज दैट ये x है, ये भी x है, तो इनके बीच का इंटरवल देखोगे 10 मीटर, ये 10 मीटर आएगा वर्टिकल वाला, ये भी 10 मीटर आएगा, और ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए कि दो कंटूर के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है। तो द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑफ ग्रेड कंटूर्स डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द ऑलवेज टू देम इज ऑलवेज कांस्टेंट ग्रेडियंट, ठीक है। तो इनके बीच में जो है कांस्टेंट आपका रहेगा, तो ये आपका स्लोप क्या मिल जाएगा, सेम। नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट हेडिंग निकल के आता है, दैट इज़ टिपिकल लैंड फीचर्स एंड देयर कंटूर फॉर्म्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ ऐसे लैंड फॉर्म्स होते हैं जो कुछ नेचुरल फीचर्स आपके होते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग बनाते हैं, इसको रफ कर लेता हूं। अगली हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग बना दो टिपिकल, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। टिपिकल लैंड फीचर्स, दैट इज़ टिपिकल लैंड फीचर्स। जितना डिटेल में थ्योरी पढ़ा दे रहा हूँ आपको, कहीं पे इतना डिटेल में थ्योरी मिलेगी नहीं, सीधे सब ऐसे आते हैं, कंटूर की प्रॉपर्टी बता के निकल जाते हैं, ठीक है। तो एक एक डिफिनेशन लिखा रहा हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। टिपिकल लैंड फीचर्स and their contour forces and their contour forms, किस तरीके के ये contour forms होते हैं, and their contour forms, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है। पहला है स्लोप, हेडिंग बना दो, फर्स्ट हेडिंग इज स्लोप्स। ये मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, आ स्लोप में भी जेंटल स्लोप, जहाँ पे हम लोग जो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जो भी नेचुरल फीचर्स पढ़ेंगे, उनके कुछ ग्राउंड्स का फीचर्स होगा, उसका स्लोप स्टीप भी हो सकता है, उसका स्लोप आपका स्टीप भी हो सकता है और जेंटल भी हो सकता है, ठीक। उसी के बारे में पढ़ना है। अ स्लोप में बी जेंटल, अ स्लोप में बी जेंटल, स्लोप में बी जेंटल, ठीक है, और स्टीप भी हो सकता है, ठीक है। आ ग्रेडियंट अप टू 1 in 2.5, मैं लिख देता हूँ, आ ग्रेडियंट
अप टू 1 in 2.5, 1 in 2.5, ठीक है। 20 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इसको बोल सकते हो 20 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, with the horizontal is referred as इसको क्या बोलेंगे, is referred as to as a gentle slope, to as a gentle slope, ठीक है। अगर आपका एंगल जो है ना हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री तक है तो वो क्या कहलाएगा, जेंटल स्लोप। अब ये 20 से ज़्यादा जाएगा तब क्या होगा। नेक्स्ट है वेयर एज हायर ग्रेडियंट 20 से लेके 45 तक रहता है, 20 डिग्री टू अगर मान लिया 45 डिग्री तक है विथ द हॉरिजॉन्टल are termed as steep slope। तो आपको पता होना चाहिए, कल को वो डेफिनेशन के फार्म में पूछ लिया तो आपको कम से कम जानकारी तो है। 20 से जो 45 के बीच में एंगल हो वो स्टीप स्लोप कहलाता है, और जब आपका 20 के बराबर हो या 20 से कम हो तो आपका स्लोप कैसा होता है, तब आपका स्लोप कैसा होता है, दैट इज़ जेंटल स्लोप होता है। और 20 से ज़्यादा 45 से कम के आसपास होता है तो उसे बोलते हैं स्टीप स्लोप, ठीक। तो इसको आप प्रैक्टिकली पहुंचा सकते हो। अ वेरी स्टीप स्लोप इज टर्म्ड एज स्क्रैप, इसके और भी नाम होते हैं, इसको मैं लिख देता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीसन चल रही है, जो भी एक एक डिफिनीसन मैं लिखा रहा हूँ। अ वेरी स्टीप स्लोप इज टर्म्ड एज, हेडिंग बना दो स्क्रैप, इसका नाम क्या होता है, ये डिफिनीसन इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आपने सुनी भी नहीं होंगी लेकिन आप पढ़ लो, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। अ वेरी स्टीप स्लोप is termed as स्क्रैप। तो जिसका बहुत ज़्यादा स्लोप निकल के आता है उसे स्क्रैप बोला जाता है। तो बहुत ज़्यादा अगर किसी भी नेचुरल फीचर्स का स्लोप मान लिया, अब बहुत ही स्टीप स्लोप है, कैसा है, बहुत ही स्टीप है, तो उसे स्क्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रैप। नेक्स्ट डिफिनीशन है क्रैब, दिस इज कॉल्ड क्रैब। क्रैब किसको बोलते हैं, अ हाई स्क्रैप, GHY, अ हाई स्क्रैप जिसमें बहुत ज़्यादा स्क्रैप होगा। अब देखो पहले आया स्टीप, स्टीप से बना स्क्रैप, और स्क्रैप के बाद बनना है क्या, क्रैब। तो जिसमें कि आपका हाई स्क्रैप अगर होगा इज नोन एज क्रैब, तो उसको बोलते हैं क्रैब। तो ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले कौन आया, स्टीप आया, स्टीप के बाद में स्क्रैप आया, स्क्रैप के बाद में क्रैब आया, स्क्रैप फिर क्रैब। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं डायग्राम से बता देता हूँ किस टाइप के हमारे स्लोप भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्लोप भी होते हैं। तो मैं यहाँ पे स्लोप बना के आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे आपको एग्जांपल जो जेंटल स्लोप का है वो भी बना के दिखा देता हूँ, और जो आपका जैसे जेंटल स्लोप है, जेंटल स्लोप, सपोज दैट ये जो वर्टिकल में जो पॉइंट्स हैं, ठीक, तो इनके RL दे रखे 100 है, किसी 10 है, 100 है, किसी का 200 है,
300 है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, 300 है, किसी का 400 है, तो हो सकता है कि ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। तो ये जो स्लोप कहलाएगा जिसका एंगल आपका लगभग 20 डिग्री के पास होगा, तो इसे बोलेंगे जेंटल। एक आता है, दूसरा आता है स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप जो होगा इस तरीके से होगा, दैट इज स्टीप स्लोप, ठीक है। तो स्टीप स्लोप में थोड़ा सा एंगल आपका ज़्यादा आएगा यहाँ से। तो ये आपका जो एंगल है ना, दिस इज़ 20 डिग्री टू 45 डिग्री। तो ये आपके पॉइंट्स हैं जिनके कुछ आरएल होंगे, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये स्टीप स्लोप कहलाता है। तो ये जो साइड देख रहे हो ना, ये वाली साइड, ये हॉरिजॉन्टल से जितना ज़्यादा एंगल बनाएगी उसे बोलते हैं स्टीप, ये जितना कम बनाएगी उतने बोलेंगे जेंटल स्लोप। तो आप देखोगे जब अस्पताल में जाते हो आप, तो इस अस्पताल में आपने देखा होगा जिस जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं वहाँ पे पब्लिक के लिए होती ज़्यादातर है, तो वो सीढ़ियों पे देखो बुजुर्ग भी जाते हैं, मरीज़ भी जाते हैं, सब कुछ जाता है, तो उनका स्लोप थोड़ा जेंटल रखा जाता है, ठीक है। बाकी आप घरों के जो जीने देखोगे उनका स्लोप कुछ और होता है, तो दोनों में डिफरेंस रखा जाता है। तो जहाँ पे सबके लिए कॉमन होता है, जैसे पब्लिक के लिए, जिसमें जवान लोग, बूढ़े लोग, सब लोग ट्रेवल करते हैं, तो वहाँ पे जेंटल स्लोप प्रोवाइड किया जाता है। क्यों? आसानी से चढ़ भी सके, उतर भी सके। और पता चला पहले पुराने ज़माने में जो मिस्त्री होते थे घरों में, वो जीना बहुत ही स्टीप बना देते थे, पता चला एक बार उतरे नीचे गिरे आकर के। तो आप जीना देखोगे पुराने ज़माने में लोग स्टीप बना देते थे, उनको स्लोप सही से नहीं पता होता था। लेकिन आज समय के जो प्रेजेंट टाइम में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसमें प्रॉपर जीने का स्लोप होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा स्टीप और उसमें क्या अंतर होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। When the ground bulges outward. नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज अब बात करते हैं हिल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ और फीचर्स हैं, ये तो मैंने आपको बताया, स्क्रैप, क्रैप, स्लोप के बारे में बताया। नेक्स्ट है दैट इज जो हाई लाइंग फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। दैट इज हाई लाइंग फॉर्म्स का मतलब जैसे हिल है, प्लेट्यू है, पठार है, पहाड़ है, उनके बारे में बात करना है। तो ये टॉपिक पता है ज्योग्राफी जैसा ही है कुछ। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक बाई these are characterized by okay, characterized by elevated grounds, तो देखो नाम में लिखा है हाई लाइंग फॉर्म्स, इसका मतलब जैसे आपके पास में हाई लाइन का मतलब होता है जो ऊंचाई पे हो, जैसे आपका पठार हो सकता है, पर्वत हो सकता है, पहाड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हिल,
हिल हो सकता है, ठीक है, हिलॉक हो सकता है, हिलॉक हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है एंड प्लेट्यू, पठार, प्लेट्यू मतलब पठार, दैट इज प्लेट्यू, दैट इज प्लेट्यू, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्लेट्यू, क्लियर। अब सबसे पहले हेडिंग बनाओ हिल्स, हिल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये सबके बारे में एग्जाम में पूछता है, इसलिए सबकी जानकारी होना चाहिए। हिल्स तो आपको पता है बीच में ऊंचा रहता है, फिर नीचे आप जाओगे तो ऊंचाई कम होने लगती है। इट इज़, हिल्स आर एलिवेटेड, hills are elevated, hills are elevated, elevated ground usually, ground usually with pointed peak, pointed peak, with pointed peak। इसमें क्या होना चाहिए, पॉइंटेड पीक। अगर हिल है तो उसमें पॉइंटेड एक पीक रहेगा, पॉइंटेड पीक, फुल स्टॉप। द कंटूर्स, द कंटूर्स, द कंटूर्स ऑफ अ हिल, ऑफ अ हिल, जो भी हमारे पास पहाड़ी है, आर बिट सर्कुलर, थोड़ा सा सर्कुलर होती है, बिट सर्कुलर, लिटिल बिट सर्कुलर, दिस इज सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर इन शेप, with increasing contour values inward, contour values inward, contour values inward। अब एग्जाम्पल देखो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिल। एग्जाम्पल देखते हैं डायग्राम से। सपोज दैट आपकी ये हिल है इस तरीके से, ठीक, क्लियर। तो इस पॉइंट का आरएल, इस पॉइंट का आरएल, इस पॉइंट का आरएल, इस पॉइंट का आरएल, सपोज दैट ये 100 है, ये 120 है, हो सकता है 130 हो, ये हो सकता है 140 हो। इस तरीके से आपके जो हाइट आपकी आरएल पता है, ठीक। चल, तो इससे एक लाइन प्रोजेक्ट करते हैं, दैट इज़ इधर के पॉइंट का भी आरएल सेम है, मैंने लिख रहा हूँ 130, 120, 100, ठीक है। चल, इसको नीचे प्रोजेक्ट करो आप, इसका प्रोजेक्शन ले लो, इसका प्रोजेक्शन ले लो, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लो, इस पॉइंट का भी प्रोजेक्शन ले लो ग्राउंड पे। कंटूर ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके पॉइंट्स को 130 वालों को ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरीके से, मतलब कंटूर है ना, कुछ सर्कुलर ही बनता है। तो वही ये लिखना चाह रहा है, दैट इज़ ये सर्कुलर बन गया। नेक्स्ट ये बनेगा, दैट इज़ थर्ड ये बनेगा, दैट इज़ ये। तो ये आपका हिल का क्या हो जाएगा, कंटूर। थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस समझना है। आप छोटे छोटे बना लीजिएगा आपके डायग्राम में अगर आ जाएं। तो ये कहना ये चाहता है कि आप देखो, जो ज़्यादा आरएल वाला पॉइंट है, ये सब आरएल है आपके पास, दिस इज़ आरएल, दिस इज़ आरएल, और ये आरएल जो है ना, दिस इज़ 140 का सबसे अंदर रहेगा, फिर उसके बाद में 100 जो भी बना 130 का रहेगा, फिर 120 का रहेगा, फिर 100 का रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सबसे पहले 130 का रखो, ये 120 का आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये 100, दैट इज़ 120, 100, दिस इज़ 130, ये आ जाएगा 100। अच्छा, 110 का मैंने नहीं लिखा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 100 का बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से निकल के आ जाए। वही ये लिखा है, लिटिल बिट सर्कुलर अ शेप इन इंक्रीजिंग कंटूर वैल्यूज़ इनवर्ड। तो माउंटेन के केस में जो वैल्यूज़ होंगी वो इनवर्ड, अंदर की तरफ बढ़ेंगी। देखो यहाँ 100 है, फिर 120 है, फिर 130 है। तो डायग्राम बना लेना सबसे अच्छा रहेगा। इसका जस्ट उल्टा होता है वैली। क्या होता है वैली? वैली समझना, वैली कैसे होता है। वैली कुछ ऐसे होती है, इस तरीके से वैली होती है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये हो जाएगा, फिर नीचे वाला पॉइंट। तो इनको जब आप बनाओगे ना, तो इनको जब आप बनाओगे इस तरीके से, 100 होगा, 90 होगा, इस तरीके से बनाओगे, ठीक है, क्लियर। तो इसमें जब आप बनाओगे तो ये इसका एक कंटूर इंट्रोल बन जाएगा, फिर नेक्स्ट ये बन जाएगा। तो वैली वाले में क्या होगा ना, जो सबसे जो मतलब आपका जो पॉइंट है ना हाईएस्ट वैली में, ये बाहर जाएगा, ये अंदर आएगा।
तो ध्यान रखिएगा, जो अभी आपका माउंटेन और वैली एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सबसे लोअर पॉइंट जो होगा वैली का, जिसका RL आपका 80 है मान लिया, तो वो कहाँ आएगा, वो अंदर आएगा, और जो बाहर पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसलिए वैली और आपका जो माउंटेन है उन दोनों में क्या है, डिफरेंस है थोड़ा सा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाओ, दैट इज़ नेक्स्ट हेडिंग है हिलॉक। हिलॉक के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दैट इज हिलॉक, उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा हिल से बना है हिलॉक। देखिए भाई, डेफिनेशन पता होना चाहिए, आपसे एग्जाम में सीधे ही पूछेगा कि एक हिल है, बताइए उसके जो RL होते हैं वो इनवर्ड, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इस तरीके से बना देगा। तो कुछ मत करना, एक आप पॉइंट ले लेना RL, उसके डायग्राम बना लेना, सारा आंसर वहीं से निकल जाए, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं इसमें। हिलॉक्स आर एलिवेटेड लैंड, ये एलिवेटेड लैंड्स होती हैं, दैट इज एलिवेटेड लैंड्स क्वाइट लो इन हाइट with gentle side slope। ठीक है, ये एलिवेटेड लैंड्स होते हैं, थोड़ा सा ऊंचाई पे होते हैं, क्वाइट लो होते हैं इन हाइट्स, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती इनकी है, और विद जेंटल साइड स्लोप, मतलब कुछ ऐसे ही मान लो, जैसे इसका स्लोप मैंने ज़्यादा बनाया था, इसका स्लोप थोड़ा सा, हाइट तो रहेगी लेकिन स्लोप थोड़ा सा इसका जो है इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि उतना ज़्यादा स्टीप ये नहीं रहेगा। अच्छा, इनके जो साइड स्लोप है, जो क्या कह रहा है, दैट इज़ इसको थोड़ा और फ्लैट बनाओ, जैसे कुछ इस तरीके से होता है, ये आपका हिलॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके RL 100 है, मान लीजिए 120 है, फिर ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 100 है, इसका 100 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो ये जो कह रहा है दैट इज़ एलिवेटेड लैंड होती है क्वाइट लो इन हाइट, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होगी, उसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा होगी, इसकी हाइट थोड़ा कम होगी। ठीक है, इसकी हाइट थोड़ा कम होगी तो हाइट कम होगी, 100, 105 मान लो, 110 मान लो, 115 मान लो, इस तरीके से। एंड द हाइट विद, इसका जो साइड स्लोप होगा जेंटल होगा। देखो यहाँ का जब स्लोप आप निकालोगे थीटा तो ज़्यादा आएगा, बट अगर आप यहाँ पे स्लोप निकालोगे थोड़ा कम आएगा, तो दोनों में अंतर है। तो जो साइड का स्लोप है ना, वो भी इसका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। देखो ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, तो आप जितना देखोगे θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3, तो जेंटल स्लोप होना चाहिए। बट यहाँ पे आप देखते जाओगे कि इसका स्लोप अगर θ1 है, इसका θ2 है, इसका θ3 है, तो यहाँ बढ़ता रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो साइड स्लोप में दोनों में अंतर मैंने बता दिया। ये लेस हाइट होती है, इसकी लेस हाइट होती है एज़ कम्पेयर टू हिल, लेस हाइट एज कम्पेयर टू हिल, एज़ कम्पेयर टू हिल, हिल से ये क्या होती है, कम। तो ये जानकारी मैंने देगी। नेक्स्ट ले लो प्लेट्यू, दैट इज़ प्लेट्यू। प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। अब जा करके ज्योग्राफी में पठार रिवाइज कर लेना, कौन सा पठार कहाँ पे है। ठीक है, तो ये मरुस्थल है, पठार है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा पठार्स के बारे में, जैसे पामीर का पठार, ये पठार, बहुत सारे पठार होते हैं। ठीक है, मैक्सिको का पठार, तो वो पढ़ लेना, थोड़ा सा पूछ लेता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पठार के बारे में आपको जान के, इट इज़ अ ब्रॉड रिलीफ, ये थोड़ा चौड़ा होता है, मतलब इसका जो ऊपर का एरिया होता है ना, ब्रॉड रिलीफ का मतलब होता है कि ये ऊपर का जो एरिया होता है ना पठार में, वो समतल होता है और थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है, बट इन सब में जगह ऊपर कम होती है, हिल्स में। ठीक है, तो इट इज़ अ ब्रॉड रिलीफ, इट इज़ अ ब्रॉड रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है उसकी हाइट, इट इज़ अ रिलीफ, उसकी विथ भी कह सकते हो, रिलीफ फीचर्स, दैट इज़ फीचर, रिलीफ फीचर a relatively even surface, a relatively even surface
इवन सरफेस का मतलब होता है थोड़ा समतल रहता है ऊपर, ठीक है। एलिवेटेड सरफेस, क्योंकि होता क्या है, पठार तब बनता है जब बहुत पुराना हो जाता है, उसकी मिट्टी कट कट करके बह जाती है तो वो समतल हो जाता है। माउंटेन अभी नए नए बने होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत नया बना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा का मतलब है कि जो अरावली पर्वत श्रेणियाँ बहुत पुरानी हैं इंडिया में, और जो साउथ के पठार हैं, ठीक है, जो दक्कन का पठार है, वो सब बहुत पुराने हैं। तो उनका समय के साथ में मिट्टी क्या होती है, कटती जाती, गिरती जाती, इरोजन होता है, तो मिट्टी का कटाव होता जाता है, तो वो समतल होते चले जाते हैं। हिमालय पर्वत जब कम लाखों वर्ष बाद देखना, ये भी एक पठार बन जाएगा। तो समय के साथ में इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो वही बात मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, दैट इज़ फीचर्स रिलेटेडली इवन सरफेस। इवन का मतलब होता है समतल, ठीक है। इवन सरफेस एट टॉप, इवन सरफेस एट टॉप, ठीक है, बट हायर देन सराउंडिंग लैंड। जो आसपास की जो ज़मीन होगी ना, पठार हमेशा उससे ऊंचा ही रहेगा, तभी तो उसको पठार बोलते हैं। तो बट हैव द हायर द सराउंडिंग लैंड, सराउंडिंग लैंड। डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक। तो ये जो सरफेस आपको टॉप पे देख रहा है, इवन देख रहा है, ये आपका लैंड है, ज़मीन है, ठीक है, इससे थोड़ा ऊंचाई पे ही रहेगा। और ये जो सरफेस रहेगा वो कैसा रहेगा, इवन रहेगा। कैसा रहेगा, इवन, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज, इट इज़ आल्सो नोन एज, इट इज़ आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको, हैं एज टेबल लैंड, आल्सो नोन एज टेबल लैंड। टेबल जैसे समतल होती है ना, जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ वैसे ही सरफेस हो जाता है, टेबल लैंड। सिंस द टॉप इज ऑलमोस्ट फ्लैट, सिंस टॉप इज ऑलमोस्ट, सिंस टॉप इज ऑलमोस्ट फ्लैट वेरी, तो टॉप हो जाता है इसका फ्लैट वेरी, ठीक है। फ्यू कंटूर विल हैव, फ्यू कंटूर will be there as compared to sides, which are often स्टीप। यहाँ पे स्टीप नहीं होंगे क्योंकि इनका सबका आर्य लगभग समान होता है, ठीक है। ऑफन स्टीप एंड दस हैव, क्लोजली स्पेस्ड कंटूर, क्लोजली स्पेस्ड कंटूर, ठीक है। तो फ्लैट रहता है वेरी, फ्यू कंटूर्स विल हैव देयर हैज कंपेयर टू साइड्स। कुछ कंटूर ऐसे भी होते हैं जो अदर के कंपेरिजन में, जो आपके साइड्स में, विच आर ऑफन स्टीप एंड दस हैव द क्लोजली स्पेस्ड। तो इनका जब आप बनाओगे कंटूर ना, तो बहुत ही क्लोज आएगा। क्यों? क्योंकि इनका सबका आरएल समान है। जब आरएल समान हो जाएगा, तब जब आप इनका कंट्रोल बनाओगे ना, तो ये आपस में कोइंसाइड करना शुरू कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि आरएल समान होता है, जब आरएल समान होगा तो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करना शुरू कर देते हैं। तो वही बात ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ लो लाइंग फॉर्म्स के बाद में हम थोड़ा सा बात करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
तो हम लोग जो है ना, जो लो लाइंग एरिया है वो अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे हमने जो है हाई राइज के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे आपका प्लेटो जब आप बनाओगे तो इसके जो मतलब कंटूर्स होंगे वो आपस में कोइंसाइड करना शुरू कर देते हैं। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं, अगर मैं इसका आरएल मतलब कंटूर बनाओगे तो जैसे इसका कंटूर बनाओगे तो ये आ जाएगा, नेक्स्ट कंटूर ये आ जाएगा, तो इसका बन जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जब यहाँ बनाओगे ना कंटूर तो देखो इनके सबके आरएल लगभग क्या है, समान है। तो एक तो कंटूर आपका ये बन जाएगा, ठीक। दूसरा कंटूर जब बनाओगे तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आप और अगर मान लें इनके बीच में पॉइंट्स होंगे तो ये बन जाएगा। तो काफ़ी क्लोजली स्पेस्ड आना शुरू हो जाते हैं। तो जब सेम होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, क्लोजली इसमें बहुत ज़्यादा आपका निकल के आ जाएगा, लगभग कोइंसाइड करना शुरू कर जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका प्लेटो। तो ये आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम पूरा कंप्लीट करा देंगे कंटूर के बारे में। मतलब यहाँ पे हमने जो है बात किया, आपको सिर्फ ये बताया कि कंटूर होता क्या है, कंटूर इंटरवल क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे जो वैली होती है उसके बारे में, और जो कंटूर की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू अल्लाह।